नमस्कार दोस्तों, प्रतिपद क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश आबकारी भर्ती परीक्षा के लिए जनरल स्टडी और जनरल साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और इसमें हमने 20 फरवरी 2023 को आयोजित जो एग्जाम था उसकी शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस शामिल किए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस 2023 में आए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2021 में प्रकाशित द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी रामचंद्र गुहा, सी आर गिरिधरन और डी अमिताभ घोष। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ही द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी है। किसी क्रिकेटर का नाम इसमें दिया है तो उन्होंने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, कामेंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कामेंग अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कामेंग। कामेंग के साथ में एक अन्य नदी है जिसका नाम है बिचोम। तो कामेंग और बिचोम नदी जो है उनके पास में एक कामेंग जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन यहाँ से होता है। तो याद रखेंगे, पश्चिम कामेंग जिले में कामेंग और बिचोम नदी के पास में यह बनाई गई है। अगला प्रश्न है, 2022 में ब्लैक नेप्ड तीतर को कितने वर्षों के बाद फिर से खोजा गया? ऑप्शन ए है 100 वर्ष, बी 120 वर्ष, सी है 140 वर्ष और डी है 170 वर्ष। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, 140 साल के बाद में ब्लैक नेप्ड तीतर को खोजा गया। और ये क्या है? ये कबूतर की एक प्रजाति है, कबूतर की प्रजाति है। और कहाँ खोजा गया है? तो एक देश आप जानते हैं छोटा सा, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी में इसे खोजा गया है, कबूतर की एक प्रजाति है ब्लैक नेप्ड तीतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 2015। पेरिस जलवायु समझौता जो है जलवायु परिवर्तन पर कानून रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो ये एक संधि है जो कि बाध्यकारी है, तो याद रखेंगे इसे करना ही है, ऐसा होता है बाध्यकारी का मतलब, बाध्यकारी संधि है। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे? इसमें प्रावधान किया गया था कि औद्योगिक जो उद्योग से जो भी तापमान रिलीज होता है, यानी वैश्विक तापमान जो भी वृद्धि हो रही है, को पूर्व में जो औद्योगिक स्तरों का तापमान था उससे 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करना है और पूरा वैश्विक तापमान जो है वो 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करने देना है, ऐसा इसमें कहा गया था। अब इसे 12 दिसंबर 2015 करेक्ट करेंगे, 12 दिसंबर 2015 को पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था और इसका नाम था COP21। इसमें 196 देशों के दलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी याद रखेंगे कितने देश शामिल हुए थे, 196 देश। एक बाध्यकारी संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्व औद्योगिक जो तापमान था उससे नीचे इसे लेके आना है और इसे पूरा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे बढ़ने नहीं देना है। COP21 के नाम से आयोजित हुआ था, 196 देश शामिल थे। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आए थे, तो आपको ये याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड 2021 में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है HDFC, बी ICICI, सी कोटक महिंद्रा बैंक और डी एक्सिस बैंक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। IFR एशिया अवार्ड्स यह पुरस्कार एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और एक्सिस बैंक का 2021 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है कैरोलिन आर बटोजी, बी है मॉर्टेन मेडल, सी के बेरिसा परलेस और डी है स्वांते पाबो। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है स्वांते पाबो। नोबेल पुरस्कार पूछा था 2022 का, 2024 में किसे मिला है ये भी याद रखना जरूरी है। ये है विक्टर एम्ब्रोस और इनके साथ में एक और
हैं गैरी रूकुन। इन दोनों को ही खोजकर्ताओं को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है और इन्होंने खोज की थी माइक्रो आरएनए की और उसके अणुओं के ऊपर इन्होंने काम किया था। तो इस अभूतपूर्व खोज के लिए, क्योंकि इनका ये जो सिद्धांत था माइक्रो आरएनए से रिलेटेड, ये काफ़ी नया सिद्धांत था, तो नए सिद्धांत का विनिमय के लिए और इनकी खोज करने के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में दिया गया है। समस्त नोबेल पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे नोबेल पुरस्कार आपको पढ़ने होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 सितंबर, बी 31 अक्टूबर, सी 27 अगस्त और डी है 4 नवंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। आयोजन 2014 से प्रारंभ हुए हैं, यानी 2014 से मनाना चालू किया गया है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक संकल्प लाया गया था 68/239 और इसका विषय था इसके विषय के रूप में बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष कोई भी एक विषय को केंद्रित करते हुए इसे मनाया जाएगा। तो इसी तरह से 2014 से ये प्रारंभ हुआ, 31 अक्टूबर से मनाना और विश्व में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य था शहरीकरण के प्रति वैश्विक समुदाय की रुचि बढ़ाना, सतत शहरीकरण विकास को बढ़ावा देना, शहरों और देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करना, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करना। अब ये हर साल अपनी एक थीम लॉन्च करता है, तो विषय लॉन्च करता है किस विषय पे काम करना है। तो 2025 में इन्होंने कहा है कि 2025 का विषय इन्होंने रखा है 31 अक्टूबर 2025 को विश्व शहरी दिवस के वैश्विक आयोजनों को लोगों पर केंद्रित स्मार्ट शहरों से जोड़ा जाएगा। तो 2025 में लोगों को केंद्रित स्मार्ट शहरों से जोड़ा जाएगा, इसके बारे में बात की है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 16 अक्टूबर निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व कैंसर दिवस, बी विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी विश्व जनसंख्या दिवस, डी विश्व खाद्य दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व खाद्य दिवस। ऑप्शन नंबर डी आएगा विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी और उसकी वर्षगांठ के रूप में हर बार ये मनाया जाता है। और इसका काम क्या है? ये भूख और खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। पूरे विश्व में ये कार्य अपना जारी रखता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी विक्रम साराभाई, सी APJ अब्दुल कलाम, डी राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे बोला है विश्व छात्र दिवस, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि ये केवल भारत में ही मनाया जाता है, विश्व लेवल पे नहीं मनाया जाता या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे नहीं मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट मान्यता इसे नहीं है, भारत में मनाया जाता है क्योंकि 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, इनका जन्म दिवस था और शिक्षक और छात्रों के लिए समर्पित इस दिन को कर दिया गया और तब से विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पे अगर हम 15 अक्टूबर पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर 15 अक्टूबर के दिन हमें ग्रामीण महिलाओं के बारे में बात करी है उन्होंने, और ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर। अगर आप संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारत में इसे विश्व छात्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन, अच्छा ये क्वेश्चन से पहले आपने ये देखा कि ये दिवस जो है बार बार आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन लगातार दिवस के रूप में आए, ठीक है, इसलिए आपको
दिवस जो है सारे प्रिपेयर करना है, इससे संबंधित हम आपको एक क्लास दे देंगे जिसमें सारे दिवस होंगे। अगला हम देख लेते हैं, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन ए है मलिक काफूर, बी केकुबाद, सी तुगरिल खान और डी आराम शाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन ने अपनी दक्षिणी विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था और ये 1308 में ये दक्षिण क्षेत्र में पहुंचता है और इसने दक्षिण में जो कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल वंश था इसे खत्म करने के बाद में सुदूर दक्षिण में मदुरै तक इसने अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा यादव, काकती, होयसल और पांड्यों के खिलाफ भी इन्होंने अपना अभियान किया और उसमें अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो मलिक काफूर जो था काफ़ी ज़्यादा सफल सेनापति के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेनापति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल क्यों हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी ऐसी योजना बनाया था जिसमें एक थी कर को बढ़ा देना दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र गंगा जमुना का मैदानी इलाका है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, तो वहाँ पे कर इन्होंने बढ़ा दिया था। तो क्यों विफल हुआ था बताना है। ऑप्शन ए सिंचाई की कमी के कारण, बी मंगोल आक्रमण के कारण, सी भ्रष्ट नौकरशाही के कारण, डी अकाल के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस समय पे कर बढ़ाया गया उसी दौरान अकाल पड़ गया था और इस वजह से वहाँ पर उसका विरोध हुआ और ये योजना जो है ये वापस लेनी पड़ी। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं उन्होंने बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई, लेकिन उससे परिणित करने के बाद में वापस ले लिया गया। उसमें से एक थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी पहले दिल्ली थी और दिल्ली को ये बदल करके दिल्ली से देवगिरी करने का इन्होंने प्रयत्न किया और सारे के सारे लोगों को वहाँ लेकर के गए ताकि संपूर्ण मध्य भारत और दक्षिणी क्षेत्र पे अपनी निगरानी रख सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त एक सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इन्होंने, सांकेतिक मुद्रा। इन्होंने तांबों की मुद्रा चलाई और उसे स्वर्ण के मूल्य के बराबर रखा, तो ये भी फेल हो गई। तो इस तरह से समय से पहले और ऐसे ऐसे निर्णय इन्होंने लिए जो उस समय के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो इस वजह से ऐसी योजनाएं फेल हो गई। फिर कुछ ये युद्ध से संबंधित योजना बनाए थे, लेकिन वो कथित योजना थी, उनका प्रॉपर एनालिसिस करके नहीं बनाई, तो वो भी सारी की सारी फेल हो गई। फिलहाल जो है इसमें ऑप्शन में दिया है दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल हुई, तो वो अकाल के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वीर शैव आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए नानक, बी तुलसीदास, सी बसवन्ना, डी चैतन्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसवन्ना। बसवन्ना कौन थे? तो कल्याण के जो चालुक्य थे, वहाँ कल्याण के जो चालुक्य थे उनके एक राजा हुए थे जिनका नाम था बिजल्ला राय। तो बिजल्ला राय के एक मंत्री थे जिनका नाम था बसवन्ना। इन्होंने 1157 से लेकर 68 के दौरान वीर शैव आंदोलन चलाया था दक्षिणी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन दिया है ए बम्बई, बी मद्रास, सी गुजरात और डी कलकत्ता। सही उत्तर आप दे चुके होंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मद्रास, जिसे वर्तमान में हम चेन्नई कहते हैं। 1687 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी और ये तब से लेकर अभी तक कंटिन्यू वर्क कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी उत्पाद को किसी भिन्न उत्पाद द्वारा उत्पन्न लाभ के साथ वित्त पोषित करने का अभ्यास किया जाए? ऑप्शन ए है जन सहयोग, बी वाणिज्यिक वित्त पोषण, सी क्रॉस सब्सिडिशन और डी है ऋण की अधिकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रॉस सब्सिडिशन। अब इसमें होता क्या है क्रॉस सब्सिडिशन में? पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा क्या होता है। उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी उत्पाद को, यानी कोई भी जो उत्पाद है उसको भिन्न उत्पाद के द्वारा उत्पन्न लाभ के साथ वित्त पोषित करने का अभ्यास। मतलब किसी उत्पाद का उत्पादन, कोई भी जो उत्पाद है उसको किसी दूसरे उत्पाद के लाभ के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस सब्सिडिशन। कैसा होता है बताते हैं। यह एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें कंपनी या संगठन एक उत्पाद या सेवा को कम कीमत पर या मुफ्त में प्रदान कर देता है। तो
जो पहला उत्पाद है वो तो जैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो दूसरा उत्पाद है इसकी कीमतें वो कम कर देगा या फिर उसको मुफ्त में देने लगेगा, और ये दोनों उत्पाद को साथ में लॉन्च कर रहा है। तो पहला उत्पाद को जैसा का वैसा रखेगा, दूसरे उत्पाद को कम कीमत या फिर मुफ्त में देने लगेगा, और इस पहले उत्पाद से ही वो सारा लाभ कमा लेता है तो दूसरे उत्पाद को कम कीमत या मुफ्त में दे देता है। ऐसा जब होता है तो इसे क्रॉस सब्सिडिशन कहा जाता है। जैसे कि कोई अखबार है, अगर वो अखबार है, प्रिंटेड वर्जन काफ़ी ज़्यादा उसका बिक रहा है, लेकिन वो वेबसाइट के माध्यम से अगर अपना ई पेपर लॉन्च करता है तो उससे ई पेपर को देख करके प्रिंटेड पेपर के लिए लोग जागरूक होंगे और प्रिंटेड पेपर खरीदेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रिंटेड पेपर जो है उसकी कीमत वसूल रहा है, लेकिन ई पेपर जो दे रहा है वो फ्री में दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है ये कहलाती है क्रॉस सब्सिडिशन। इसी तरह से आप जो मोबाइल कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर है, वो सभी सर्विस प्रोवाइडर यही काम करते हैं कि कोई डेटा प्लान वो देते हैं और उसके साथ में कुछ और चीज़ फ्री दे देते हैं, ताकि आप उस प्लान को लेंगे तो दूसरा आपको फ्री मिल जाएगा। उदाहरण अभी चल रहा है 5G मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 5G मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 5G सिम आपकी मोबाइल पे है, तो आपको अनलिमिटेड 5G का प्लान दिए जाते हैं। तो इस तरह का जब किया जाता है इसको क्रॉस सब्सिडिशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जब कर्ज का बोझ इतना अधिक होता है कि इकाई भविष्य की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण लेने का जोखिम नहीं उठा सकती, तब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रॉस सब्सिडिशन, बी ऋण की अधिकता, सी कर्ज का जाल, और डी बिक्री के लिए अर्थव्यवस्था है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋण की अधिकता। जब किसी इकाई के पास में ऑलरेडी कर है, मतलब पहले से ऋण में दबा हुआ है, ठीक, और नई योजनाएं खोलना चाह रहा है, लेकिन फिर नई योजनाओं के लिए वो वित्त पोषण के लिए ज़्यादा ऋण नहीं ले सकता या फिर ऋण लेने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि उस कंपनी में ऋण की अधिकता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन AIM को रिक्त द्वारा लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया बताना है। ए राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त आयोग, सी नीति आयोग, डी संसद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, और 2016 में अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके लिए स्कूल लेवल पे अटल टिंकरिंग लैब खोले गए थे और विश्वविद्यालय के लेवल पे अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे 2016 में लॉन्च हुआ था, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है आपको, ए 1959, बी 1961, सी 1971 और डी 1987। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, 1959 में जर्मन सहयोग से इसको लाया गया था, और इन्होंने 1961 में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ में ये प्रारंभ की गई थी और पहली फर्नेस बनाई थी जिसका नाम था पार्वती। पहली फर्नेस का नाम इन्होंने पार्वती दिया था, और 3 फरवरी 1959 को भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो याद रखेंगे, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट 1959 जर्मन सहयोग से बनी। पहला प्लांट का नाम था पार्वती। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन आपको दिया है, ए सुकुमार सेन, बी रमेश गुप्ता, सी सुनील अरोड़ा और डी राजीव कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया था। वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। ये नाम आप याद रखेंगे, ज्ञानेश कुमार। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है और ये 19 फरवरी से काम कर रहे हैं। 19 फरवरी 2025 से इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में। इसकी नियुक्ति भारत सरकार जब नामांकित करती है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। यानी नियुक्ति तो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, लेकिन नामांकन करता होती है भारत सरकार। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 6 साल से लेकर के
65 वर्ष की उम्र तक है, यानी अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और अधिकतम उम्र 65 वर्ष की होगी। इनमें से जो भी पहले हो जाए उस दौरान उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। कैसे नियुक्ति होती है? तो संविधान में एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है और उसी के अंतर्गत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए, राष्ट्रपति शासन, बी, राष्ट्रीय आपातकाल, सी, वित्तीय आपातकाल, डी, महाद्वीपीय आपातकाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसके आधार पर ये घोषणा की जाती है। जब देश को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से खतरा होता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। भारत में ये 3 बार घोषित हो चुका है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब पहली बार घोषित किया गया था। फिर उसके बाद में 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उसमें कार्यकाल था। उस दौरान आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में ये लगाया गया था। अब आंतरिक अशांति को हटा करके इसमें सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये लगाया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, तीनों ही सन जब जब आपातकाल लगा था। आर्टिकल 352 याद रखेंगे और कारण है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, ए, वैधानिक निकाय, बी, असंवैधानिक निकाय, सी, भू राजनीतिक निकाय और डी, सामूहिक निकाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक निकाय। जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें होती हैं वो सारी की सारी वैधानिक निकाय होती हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 5 क्षेत्रीय परिषद में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें भारत में वर्क करती हैं। अब ये किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया था? तो राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। उसके दौरान भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। साथ ही इनके अध्यक्षता की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं और ये एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच में कोई समस्या होती है उस पर चर्चा की जाती है। मध्य प्रदेश जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फैदम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन दिया है, ए, रफ्तार, बी, दूरी, सी, गहराई और डी, ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गहराई। फैदम जो है गहराई की माप होती है, यह उसकी इकाई होती है। एक फैदम जो होता है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। अगर फीट में हम नापते हैं तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। अगर मीटर में हम मापते हैं तो 1.8288 मीटर, एक फैदम बराबर 1.8288 मीटर होता है और फिट में मापेंगे तो एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाब के परितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? ए, तटीय क्षेत्र, बी, लिम्नेटिक क्षेत्र, सी, गहरा क्षेत्र और डी है बेंथिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्नेटिक क्षेत्र। अब लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है? तो यह तालाब के खुले पानी का वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य का प्रकाश प्रभावी ढंग से प्रवेश करता है और जलीय पौधे जो होते हैं और जो भी शैवाल होते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा ले पाते हैं। तो याद रखेंगे, तटीय क्षेत्र, खुला क्षेत्र जहां प्रकाश आसानी से पहुंच रहा है, इस क्षेत्र को लिम्नेटिक क्षेत्र बोलेंगे और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त के कारण गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। तो आपको बीमारी का नाम बताना है जिसका कारण गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है। ऑप्शन ए है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम और डी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम।
डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम का कारण होता है गुणसूत्र संख्या 21 में अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, और ये एक आनुवंशिक बीमारी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के रिक्त के लिए आवश्यक है। तो आप यहाँ पे विटामिन के है, विटामिन के रिक्त के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रोथेम्बिन का संश्लेषण, बी थ्रोम्बोप्लास्टिन का संश्लेषण, डी फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन, और डी है प्रोथेम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोथेम्बिन का संश्लेषण ये करता है। और विटामिन के प्रोथेम्बिन का जब संश्लेषण करता है तब रक्त के थक्के बनना जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्रोथेम्बिन नहीं होगा तो ये रक्त के थक्के नहीं बन पाएंगे, और इसका संश्लेषण कौन करके ला रहा है? के ला रहा है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है? काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी है ल्यूडमिला कुप्रिनोवा, और डी है मिखाइल फेडोनकेन। तो आपको बताना है इसमें से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है और ये प्रकाशित हुई थी 1859 को। ये एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में इस किताब को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ये आप याद रखेंगे। विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत पे उन्होंने कहा था कि सभी जीव धीरे धीरे विकसित हुए हैं और सभी जीव के पूर्वज एक ही हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि सारे जीवों के पूर्वज एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइबेसिक अम्ल का उदाहरण है? ऑप्शन है ए फास्फोरिक अम्ल, बी बोरिक अम्ल, सी आर्सेनिक अम्ल, और डी फास्फोरस अम्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल। यहाँ डाइबेसिक अम्ल को समझ लेते हैं। इसे द्विप्रोटिक अम्ल भी कहते हैं। इसमें प्रति अणु 2 प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु यानी प्रोटॉन होते हैं, और इसका उदाहरण है फास्फोरस अम्ल। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल जो होते हैं वो ये दोनों भी डाइबेसिक अम्ल के उदाहरण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा था। पट्टी का रंग, अब पट्टी का रंग कैसा होगा बताना है। ए नीला हो गया, बी लाल हो गया, सी हरा और थोड़ा पीला हो गया, और डी नहीं बदला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे बोला है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अपने एनायन और केटायन को रिलीज नहीं कर पाता। सोडियम और पहले तो आप पहले ये समझ ले, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? NaHCO3। अब ये अपने एनायन और केटायन को अलग नहीं कर पाता है। और क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये जल में नहीं है, ठोस अवस्था में। ये जल में नहीं है, ये अपनी ठोस अवस्था में है, और इस वजह से जो पट्टी का रंग है यानी पीएच पेपर का रंग है वो चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पीएच पेपर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता है। और ये एक सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ होता है। इसका अन्य नाम आप बताएं क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इसके संगठन में आयन बंध शामिल नहीं करता है? तो इसमें बताना है निम्न जो भी दिए हैं उसमें से कौन आयन बंध नहीं बना रहा है। ऑप्शन ए है LiCl, बी है MgO, सी है SnCl4, और डी है H2O। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2O। H2O जो होता है वो इसके गठन में आयन बंधन नहीं बनाता है, बल्कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको आप सहसंयोजन बंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी गोवा, सी कच्छ की खाड़ी, डी बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी। भारत के प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी आएगी, और इसे 1980 में सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात राज्य के पश्चिमी क्षेत्र पर मिलती है। इसके अतिरिक्त और भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र बोला है। समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में सुंदरबन शामिल होता है। सुंदरबन
शामिल होता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट ये भी इसमें शामिल होता है। पश्चिमी घाट में पूरा का पूरा एरिया आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये पूरा का पूरा समुद्री पारिस्थितिकी के संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये सभी जो है समुद्री पारिस्थितिकी के संवेदनशील क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन से? ऑप्शन दिया है, ए है बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस, खरगोश, बी है बकरी, भेड़िया, मगरमच्छ, टिड्डा, हिरण, और सी है टिड्डा, चीता, मगरमच्छ, चूहा, और डी है शेर, भेड़िया, मगरमच्छ, टिड्डी। तो सबसे पहले तो ये आप जान लें कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का अर्थ क्या है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो सीधे पौधों या अन्य उत्पादकों को खाते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो कि शाकाहारी होते हैं, वो सारे के सारे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। अब जो समूह है उसके आधार पर आप उत्तर दे चुके होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस और खरगोश, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जू का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बी रायपुर छत्तीसगढ़, सी हल्द्वानी उत्तराखंड, और डी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये नया रायपुर जो है, रायपुर के पास में एक नया रायपुर बनाया गया है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था, और इसका उद्घाटन हुआ था 1 नवंबर 2016 को। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जंगल सफारी का उद्घाटन किया था, यानी लोकार्पण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है, बताना है। तो कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है? ए शहरीकरण, बी औद्योगिकरण, सी कृषि, और डी खुदाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, औद्योगिकरण। उद्योग से निकलने वाले काफ़ी ज़्यादा धुआं, उससे निकलने वाले कुछ केमिकल्स और जो केमिकल युक्त पानी है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण को खराब कर रही है, इसलिए सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोफोर्स की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए स्राव, बी वृद्धि, सी संचलन, और डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्रोमेटोफोर्स क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, झिल्ली से जुड़ी पुटिका होती हैं, और इन पुटिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये वर्णक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं, जो बैक्टीरिया को जीवित रहने बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। तो क्रोमेटोफोर जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सभी एंजाइम और अन्य अणुओं को भी शामिल करते हैं। इस वजह से क्रोमेटोफोर्स की जो भूमिका प्रकाश संश्लेषण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल के परासरणी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। आपको बताना है, ए रिक्तिकाएं, बी राइबोसोम, सी तारक केंद्र, और डी हरित लवक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिक्तिकाएं। जल में रखी कोशिका को परासरणी विस्तार नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक में रिक्तिका होती है। रिक्तिका यानी वैकल, जो जल को संग्रहित करती है और कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कोशिकाएं नहीं सिकुड़ पाती हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे जो कि साइंस से आते हैं और जीएस से आते हैं। आपने इसमें देखा कि कुछ डे से रिलेटेड भी आ रहे हैं, कुछ हिस्ट्री से आ रहे हैं, कुछ ज्योग्राफी से आ रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं। सभी से क्वेश्चन आपके कंटिन्यू आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर पिछली बार आए थे तो इस बार भी इससे संबंधित आएंगे। और कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि सभी दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करना है, जो विषय बताया उसके आधार पर पढ़ाई करना है। पुराने पेपर्स का आपको एनालिसिस करना है, पुराने पेपर से संबंधित क्लास हम आपको रेगुलर यहाँ पर देंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।